नमस्कार दोस्तों, आमजन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन रॉयल मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दोंगड़ा हीर गांव का 1.5 महीने पुराना एक मामला है कि यहाँ की एक लड़की नोएडा गुरुकुल में पढ़ती थी और उसकी हत्या हो गई थी। अब इस कारणों का कन्फर्म ये बात खुलासा नहीं हुआ है कि वो हत्या है या हत्या की गई है। इस बारे में हम आज उनके परिवार वालों से मिलने आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो वाकई में हत्या थी या सुसाइड था। क्या बात जी, क्या कुछ वाकया था वो? जी, वाकया तो ये था, मैंने मेरे बच्चे पढ़ने के लिए छोड़े थे वहाँ पर जी 6ठे महीने की 18 तारीख को मैं छोड़ के आई हूँ मेरे तीनों बच्चों को मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर। जी ना मेरे बच्चों की कोई तबीयत ख़राब थी, ना ही मेरे बच्चे बीमार थे, ठीक स्वस्थ थे। मेरे बच्चों को मैं तीनों को छोड़ के आई हूँ। जी बेटे को छोड़ा मैंने 33 में, लड़कियों को दोनों को छोड़ा मैंने सेक्टर 115 में, आर्स कन्या गुरुकुल में। जी छोड़ के आने के बाद सर मेरे पास 7वें महीने की 3 तारीख को सुबह 5:30 बजे फ़ोन आता है जी कि जी मैं जयेंद्र कुमार आचार्य बोल रहा हूँ जी और गुरुकुल से बोल रहा हूँ। आप सपना पुष्पा की मम्मी बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ बताइए। तो जी आप फटाफट गुरुकुल आ जाइए। जी हमने कहा सर क्या बात होगी, बात तो बताइए। जी नहीं जी, आप फटाफट गुरुकुल आ जाइए। इतने कहते उन्होंने फ़ोन काट दिया। अच्छा। अब इस बीच हम दोनों मियाँ बीवी सोच रहे भी इतनी जल्दी इतने टाइम वक्त फ़ोन आ गया। सुबह 5:30 बजे फ़ोन आया और बंदे ने 2 बात करके फ़ोन काट दिया। समझ में नहीं आ रहा। जी नींद तो कहाँ है, वापस बैठ गए उल्टे, सोच रहे हैं फ़ोन मिलाएं कैसे, क्या करें, क्या बात हो गई। 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद फिर आ गया जी कि जी आप चल दिए। हमने कहा सर ऐसे कैसे चल देंगे, आप ये तो बताओ भाई किसके साथ क्या हुआ, कौन से बच्चे के साथ क्या हुआ हमारे के साथ, जी और क्या बात है। जब तो हम आए भी, और जी हम आए भी कैसे, हमने 1 तारीख को कमरा चेंज किया है, ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना कुछ और, ना कोई गाड़ी व्हीकल चल रहा है। अभी जब मैं छोड़ के गई 18 तारीख को, जब भी मेरे 4000 रुपये लगे हैं, मैं कैसे आ जाऊँगी। बोला जी मैं आपको गाड़ी का खर्चा दूंगा, पेट्रोल डलवा दूंगा, आप गाड़ी वाले से बात कीजिए और आप आ जाइए। हमने कहा ठीक है सर, हम गाड़ी वाले से बात करते हैं। उसके बाद सर 20-25 मिनट दोबारा आता है। गाड़ी वाले ने कहा कि भाई मैं पेट्रोल वगैरह का पहले खर्चा लूँगा। हमने उनको बता दिया जैसे उनका फ़ोन आया। बोले बड़े अजीब इंसान हो, जब हमने आपसे कह दिया है कि हम खर्चा देंगे सारा, आप गाड़ी वाले से बात करवा दो, तो आप निकल क्यों नहीं रहे हो। अच्छा। हमने फिर भी पूछा है कि सर क्या बात होगी, कुछ तो बताइए। तो उनका बार बार सिर्फ हमारा एक ही सवाल कि जी क्या बात होगी, बात बताइए। और उनका एक ही जवाब कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आने के बाद ही बात होगी। फोन पे बता नहीं रहे हो आपको? फ़ोन पे हमें कुछ नहीं बताया जी हम जी वहाँ पर कैसे भी करके स्टैंड से गाड़ी लेके और निकल लिए। हमने गाड़ी ड्राइवर से बात करवाई है, जयेंद्र कुमार जी की, जी कि जी उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए, हम पेट्रोल डलवा देंगे। गाड़ी वाले ड्राइवर ने कहा है कि भाई मैं खुद पेट्रोल मेरी गाड़ी में है, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, फिर खर्चा दे देना मेरा। जी हम पहुँच गए करीबन 10:30-11 बजे करीबन हम नोएडा गुरुकुल पहुँच गए। यहाँ से कितने बजे निकले आप? हम यहाँ से निकले हैं करीबन 6:30-7 बजे के आसपास, और हम 10:30-11 बजे पहुँच गए वहाँ पे। नोएडा पहुँच लिया आप सेक्टर 15? हाँ जी, सेक्टर 15 पहुँच गए जी। हैं गुरुकुल में। जी वहाँ पर पहुँचने के बाद हम 3 बंदे ड्राइवर के साथ, जी ड्राइवर और 2 हम मियाँ बीवी, जी हम दोनों को तो अंदर आने दिया उन्होंने मेन गेट से, जी और ड्राइवर को बोले कि आप यहीं खड़े रहो। ड्राइवर को अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। बाहर ही रोक लिया ड्राइवर को? ड्राइवर को बाहरी गेट के बाहर रोककर गेट आगे से लगा दिया कि आप यहीं खड़े रहो, अभी रुको, आते हम। जी अंदर गए हैं शास्त्री जी जो वहाँ के दूध वगैरह सप्लाई करते हैं। जी अंदर जाने के बाद जयेंद्र कुमार आचार्य जी ने कहा कि भी बातें सब होती रहेंगी, पहले आप गाड़ी वाले को फारिग करके आओ। मैंने कहा सर गाड़ी वाले को क्यों भेज रहे हो आप? जी भाई हम हमारे बच्चे से मिलने आए, अगर हमारे बच्चे ने किसी ने शरारत की तो हम धमकाएंगे, डांट डपट मार के समझा के चले जाएंगे। जी अगर हमारा बच्चा कोई बीमार है, जी 3 बच्चे हैं मेरे वहाँ पर, भाई मेरा कोई सा बच्चा बीमार है तो मैं उससे साथ लेके चली जाऊँगी। जी बोला जी नहीं, गाड़ी को जाने दो, आपको टाइम लगेगा अभी, अच्छा और आप के लिए गाड़ी और करवा दी जाएगी। हमने कहा सर ठीक है भाई, टाइम लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई ठीक है, जैसे आपको से लगे भेज दो, क्या करें। अच्छा, उस गाड़ी को भेज दो, हम दूसरी गाड़ी करवा देंगे यहाँ से आपके लिए। हाँ, तो उन्होंने गाड़ी वाले को भेज दिया। जी खुद ही खर्चा पानी दिया है उन्होंने, गाड़ी वाले को भेज दिया। उसके बाद अंदर बातों गोल गोल घुमा रहे हैं कि सर आपकी बच्ची डिप्रेशन में आई थी, आपकी बच्ची ने तो ऐसा कुछ कर लिया है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो उनकी बातों से ये तो लग गया कि बच्चियों के बीच की बात है ये, लड़का हमारा 33 में है, लड़के की कोई बात नहीं है। फिर हमने कहा सर क्या बात हो गई, कुछ तो साफ साफ बता दीजिए। उन्होंने फिर भी नहीं बताया।
मेरा दिल बैठने लग गया, क्योंकि 5:30 बजे से जब से हमारे पास फ़ोन आ रहा है, एक माँ हूँ, माँ का दिल समझ सकते हो कि किस तरीके से हालत होती है माँ की। मैंने मेरे घर वाले से कहा कि ये फ़ोन है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो आप मेरे पापा को फ़ोन कर देना और ये फ़ोन ले लो। मैंने जैसे इनको फ़ोन देने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही 2 बंदों ने उठकर हमारा एक फ़ोन खींच लिया। मतलब फ़ोन तो आप हमें दो और आप हमारी बातें सुनो। फ़ोन छीन लिया, हमारा फ़ोन छीन लिया जी। जो वे बंदे ऐसे थे कि मैंने आज तक 1 साल के दौरान उस गुरुकुल में ना 33 में देखे हैं, ना 115 में देखे हैं, कभी गुरुकुल में नहीं देखे। वो अदर बंदे आए हुए थे। अच्छा, दोनों गुरुकुल उन्हीं की है क्या, सेक्टर जी। 115 और 33 में? हाँ जी, दोनों उन्हीं के गुरुकुल हैं। जी मैंने कभी वो बंदे नहीं देखे। जी अच्छे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बंदे बुला रखे थे। जी सामने एक बंदा जो 33 में टीचर है, जी वो हमारी सामने से वीडियो बना रहा है। जी हमने देखा ये वीडियो क्यों बना रहा है, फिर भी हमारे दिमाग में सिर्फ बच्चे बच्चे हो रहे हैं। जी। क्यों हम अगर जिसकी माँ बाप की औलाद कहीं बाहर हो और उसको इस तरीके से बुला रहे तो उसके उस दिमाग में नहीं जाएगा। हमने नहीं सोचा ये सब। उसके बाद सर इनको लेके गए हैं दिखाने के लिए। अच्छा। कि शर्मा जी को ले जाओ भाई दिखाने के लिए। जी। इनको जैसे लेके गए हैं, ये देख के आए हैं। देख के आने के बाद सर कोई भी पिता हो जिसने अपनी बच्ची को सींचा हो, इतना बड़ा किया हो, वो जी। इस हालत में देखेगा, उसकी तो आवाज़ बंद ही हो जाएगी। बिल्कुल। ये ना मेरे से कुछ बोल पाए, ना मेरे को कुछ कह पाए, और आके जैसे जहाँ से उठ के गए थे वहीं आके पत्थर से बन के बैठ गए। अच्छा। मैंने पूछा जी क्या बात होगी, कौन सी बच्ची की क्या बात है, आप कुछ तो बताइए। इन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर बोले भी पंडतानी को दिखा के लाओ। जी। मेरे को लेके गए। मैंने वहाँ पर जाने के बाद देखा, कोई माँ ना देखे ये नज़ारा जो मैंने देखा। मेरी बच्ची को ऐसे पंखे से लटका रखा उन्होंने। पूरी की पूरी बच्ची मेरी लीली हुई है। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, फांसी पे लटकने वाला नीला नहीं पड़ता है। सलवार उसकी घुटनों तक आ रही, सारे कमीज़ के बटन टूटे पड़े हैं। अरे मेरी बच्ची ने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा था जो उसकी इतनी दुर्दशा करी उन्होंने। अरे एक 14 साल की बच्ची के साथ इतनी अत्याचार किया उन्होंने, उनका भला नहीं होगा। उसके अच्छा, बाद जब आपने देखा तो जब भी वो पंखे से लटकी हुई थी? पंखे से ही लटकी हुई थी मेरी बच्ची। मतलब कहने मतलब ये है, सुबह 5 बजे आपके पास फ़ोन आया, 10 बजे आप पहुँचे तो आपने लगभग 11:30-12 बजे देखा, तब भी वो लटकी हुई थी? हाँ, 11:30 बजे के आसपास, मतलब 10-15-20 मिनट तो उन्होंने ऑफिस में भी हमारे साथ दिमाग खपाई करी है। जी। उसके बाद हमें दिखाया, जब तक लड़की पंखे से ही लटका रखी थी उन्होंने। जी। जब मैंने मेरी बच्ची को देखा, मैंने किलकी मारी है, किलकी मार मेरी बच्ची के मैं चिपट के रोई हूँ बात भर के, तो मैं वहीं बेहोश हो गई हूँ। उन्होंने मुझे खींच के दूसरे कमरे में डाल दिया। डालने के बाद मेरे को होश में लाए। मैं उठते ही गाड़ी बकरी हूँ भाई। मैं गाड़ी नहीं, मैं तो उस टाइम यूँ समझ लो बस क्या कर जाऊँ क्या नहीं, बस में नहीं। जी। क्योंकि मेरी बेटी के साथ उन्होंने जो किया है कि किसी को सामने से मार भी दूँ जान से, जब भी कोई अफसोस नहीं। जी। मैं चिल्लाने लगी हूँ, मैं गाड़ी बकने लगी हूँ, तो कह रहे हैं चिल्लाओ मत, गाड़ी मत बको, ठीक है आपकी बच्ची ने खुद सुसाइड किया। और वहाँ की जो टीचरें हैं वो मेरा मुंह बीच रही है मेरी चुन्नी लेके। अच्छा। अरे हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो हमारा मुंह बीच रहा है? हमारी तो बच्ची मार दी तुमने और हमें रोने भी नहीं दे रहे हो। हमारा मुंह बीच देती है वहाँ की टीचरें कि चिल्लाओ मत, किसी को पता चल जाएगा। जयेंद्र कुमार आचार्य जी कहता है कि जी हमने आपकी बच्ची को नहीं मारा है, आपकी बच्ची ने खुद सुसाइड की है और आपके खिलाफ लेटर लिख के गई है। वो जी मेरी बच्ची मेरे खिलाफ लेटर लिख के गई है? लेटर दे दो जी, हमें दिखाओ क्या लिख के गई है। जी। कि जी लेटर में ये लिख के गई है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को प्यार नहीं करते और इसमें गुरुकुल प्रशासन का या गुरुकुल का कोई दोष नहीं है और मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। ठीक है जी, लिख के गई है, आपने पढ़ लिया है। अब आप हमें हमारा फ़ोन दे दीजिए, हमारी बच्ची दे दीजिए और लेटर दे दीजिए, मैं पुलिस बुलाऊंगी। जी। आपका तो कोई दोष नहीं है। मैं बंद होंगी, मैं बंद हो जाऊंगी, मेरे को सज़ा होगी, मैं सज़ा भुगतूंगी, मेरी बच्ची चलेगी, मैं भी चली जाऊंगी चाहिए सज़ा भुगत के, पर मैं पुलिस बुलाऊंगी। उन्होंने कहा कि सर हम ना पुलिस बुलाएंगे, ना हम लेटर देंगे, ना बच्ची देंगे, इसमें मेरा गुरुकुल की बदनामी होगी और मेरे गुरुकुल बंद हो जाएगा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जब मैं नहीं मानी हो तो उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती जैसे मुंह बीचना, मेरे को कमरे में बंद कर देना। उसके बाद मेरे घरवाले को ले जाकर साइड में 2-3 बंदे लेके गए हैं, जयेंद्र कुमार आचार्य और जो 2-3 बंदे उन्होंने बाहर से बुला रखे थे, कुछ गुरुकुल के टीचर थे, उनके साथ ले जाके इनको कि जी सीधी बात है, आपकी बड़ी बेटी तो मर चुकी है जी, आपकी पत्नी के खिलाफ लेटर लिख के गई है,
2 सदस्य तो आपके घर से चले जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरुकुल पे मेरे ताला लगेगा, पर तुम तीनों बाप बेटियों को मैं नोएडा क्रॉस नहीं करने दूंगा। अच्छा, वो धमकी दे रहा था ऐसी? धमकी नहीं सर, खुली चेतावनी थी। अगर हम नहीं मानते, नहीं हमारे साथ ये सब होता तो मेरे 2 बच्चे और मेरा घरवाला हम सही सलामत यहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे वहीं थे। अगर बच्चे ना हो तो हम अपनी बलि भी दे दें, पर कोई माँ बाप अपने बच्चों की बलि नहीं देगा। इसलिए इन्होंने कहा सर देखो ना मेरे को लिखना पढ़ना आता है ना, और नला जी मेरी छोटी वाली गुड़िया से उन्होंने ज़बरदस्ती लिखवाया, इनके साइन लिए, मेरे बेहोशी में गुट्ठे लिए, मेरी बच्ची का ना कोई पोस्टमार्टम ना कोई पुलिस कंप्लेंट, और उसका दाह संस्कार कर दिया उन्होंने। जब आपके गुट्ठे लिए, जब आपको होश नहीं था? बेहोश थे? मैं बेहोश थी जी। मेरे को तो बाद में जब होश आया तब इन्होंने कहा कि तेरे गुट्ठे लिए इन्होंने, और मेरे को ज़बरदस्ती शमशान घाट में लेके गए। एक माँ को अपनी बच्ची को जलते हुए दिखाना, जी। आज तक कोई भी माँ या कोई औरत गई हो शमशान घाट में तो आप सब बताइए। मेरे को शमशान घाट तक लेके गए हैं कि एक सबूत बन जाए कि कल को हम फंसे ना। जिसमें 8-10 बंदे गए हैं शमशान घाट में, खाली हम मियाँ बीबी का वीडियो बना रखा उन्होंने कि माता पिता शमशान घाट में आके और खुद बच्ची का दाह संस्कार करके गए। वो किस कंडीशन में करवाया है, किस तरीके से, एक तरीके से हमारे माथे पे बंदूक रख के, हमारे बच्चों के गर्दन पे छुरी रख के उन्होंने करवाया है, और फिर कहते हैं कि माता पिता दाह संस्कार करके गए। माता पिता क्या करें? आने के बाद गुरुकुल से हमें 500 की गड्डियाँ दी जाती हैं कि ये लो जी आपके काम आएंगे, गरीब आदमी। और गरीब है तो ये थोड़ी ना कि बच्चे मार दोगे और हम पैसे लेके आ जाएंगे चुपचाप। हमने उनके पैसे नहीं लिए, पैसों को मारी ठोकर, और आज भी ठोकर मारती हूँ, आज भी ठोकर मारती हूँ और मारूंगी ठोकर, चाहे कितने ही पैसे आ जाए ठोकर मारूंगी। मेरे को मेरी बच्ची के लिए न्याय चाहिए जी। मैं कुछ नहीं लूँ, मेरे को मेरी बच्ची के लिए सिर्फ न्याय चाहिए। उसके बाद सर उन्होंने गाड़ी करवा के दी है, उसी गाड़ी में जिसमें मेरी बच्ची का दाह संस्कार करवाया, उसी गाड़ी में उन्होंने हमें वापस भेजा है। अदर 2 बंदे और बैठाए हमारे साथ के गुरुकुल से उतर ना पाए रास्ते में कहीं जी। हमारे पीछे भी उन्होंने गाड़ी लगा रखी है। धोला कुआं के पास कोई CNG पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमारी गाड़ी चेंज करवाई है। गाड़ी चेंज करवाई, उसको उन्होंने पैसे दिए कि इसको नारनौल से पहले कहीं नहीं छोड़ना है, और उसके बावजूद इसको कहीं गाड़ी रोकनी नहीं है जी। जिसमें हमारे 13 साल की मेरी छोटी बेटी, 11 साल का मेरा बेटा प्यास से मर रहे, पानी के लिए बिलर बिलर कर रहे कि हमको पानी पिला दो, हमको पानी पिला दो अंकल, पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी है जी। इस तरीके से हमारे साथ वहाँ पर ये व्यवहार हुआ है। आज तक मेरी बेटी को 1.5 महीना हो गया है, हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नोएडा पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब भी कोई फ़ोन करते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि तहकीकात चल रही है, तहकीकात चल रही है। अरे बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये तहकीकात कम है। कंप्लेंट वगैरह, उसका दाह संस्कार कर दिया, ये तहकीकात कम है। जिस चुन्नी से उसके फांसी लगाई उन्होंने, उसके चप्पल, सारी कॉपी किताब सब उन्होंने फेंक दिए, जला दिए। ये इंक्वायरी थोड़ी है, कौन सी इंक्वायरी कर रहे हो आप? उसके गुरुकुल की जो फुटेज है वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। जिस गुरुकुल, जिस कमरे में उसको फांसी लगाई थी उसमें उन्होंने हवन करके सफाई कर दिए। कौन सी इंक्वायरी चल रही है पुलिस की? पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है सर। तो जैसे कि जी मैं अब बात करता हूँ, जैसे कि आप वहाँ गए तो आपने देखा कि तो आपकी बच्ची है वो फंदे से लटकी हुई है, तो आपने उनसे ये नहीं कहा भाई बच्ची है फंदे पे लटकी हुई है, आपने कब देखा तो इसको नीचे उतार के डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा सर हमने देखी सुबह बच्ची को 5:30 बजे 5 बजे देखा था हमने बच्ची को, देखा तो ख़त्म हो चुकी थी जी, ख़त्म हो चुकी थी। अब उनको तो सर सबूत बनाने थे कि माता पिता आने के बाद हमने बच्ची को उतारा है। तो ये जी नुका जी जब हमने 5 बजे देखा तो बच्ची ख़त्म हो गई थी, नुका बच्ची तो फंदे की लटक रही थी, आपको कैसे पता चला कि बच्ची ख़त्म हो चुकी तो उसको उतारना तो था नीचे एक बार। कान में फूंक मार के देखे उन्होंने कहा जी हमने हाथ की नब्ज पकड़ी, हमने यहाँ पे देखा, गले पे देखा, हर जगह देखा, बच्ची ख़त्म हो चुकी थी पर हमने उतारा नहीं। मैं वो जाने उनकी भगवान की माया कि मेरी बच्ची को मारने के बाद उन्होंने फंदे पे लटकाया है, पर मैं ये किलकी मार के कहती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ उन्होंने दुष्ट कर्म किए हैं। पहले तो
फिर मेरी बच्ची ने जब विरोध किया है तब मेरी बच्ची को कुछ इंजेक्शन दे के या कुछ भी दे के उसको मारा गया है। जब वो शरीर नीला पड़ गया उसका कि हम फंस जाएंगे, तब उसको फांसी पे लटका दिया गया है। इस तरीके से मेरी बच्ची की उन्होंने हत्या की है। एक 14 साल की बच्ची के साथ उन्होंने, उस बच्ची ने क्या क्या झेला होगा, आप सोच के देखिए एक बार। तो अब इस बारे में नोएडा पुलिस क्या कह रही है? नोएडा पुलिस सर यही कह रही है कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम सबूत जटोरे हैं, और नोएडा पुलिस कुछ नहीं कर रही है। नोएडा पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है कि गरीब माँ बाप हैं, कुछ नहीं करेंगे, 2-3 बार चक्कर काटेंगे और बैठ जाएंगे जी। उनका सिर्फ यही कहना है। तो जी जैसे कि आप हमें बता रहे थे, आप 18 जून को बच्चों को वहाँ छोड़ के आए थे गुरुकुल के अंदर, और 3 जुलाई की सुबह आपके पास कॉल आ गया था। तो इसके बीच में भी आपसे आपकी बच्चों से बात हुई थी कभी? हाँ जी, बात हुई थी। जैसे मैं 18 तारीख को छोड़ के आने के बाद शुक्रवार को मेरी बात हुई है। अच्छा, शुक्रवार को जैसे बात हुई है मेरी, तो बड़ी बेटी से बात हुई थी। उन्होंने सिर्फ 2 ही मिनट भी नहीं करने दी है। बोले कि मम्मी छोटी वाली दीदी की तबीयत ख़राब है और आप संडे को फ़ोन कर लेना, बस इतनी कह के उसने फ़ोन रख दिया। तो क्या हो गया था आपकी छोटी वाली बेटी को? वैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को इस तरीके से। तो फिर मैंने संडे को फ़ोन मिलाया तो मेरी दोनों बेटियों से बात हुई है, पर हुई है ओनली 2 मिनट भी शायद पूरी नहीं हुई है मेरी दोनों बच्चियों से बात। बोली कि मम्मी टीचर खड़ी है और यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई माता पिता से बात करनी है तो जल्दी से जल्दी 2 मिनट से पहले ही करो, यहाँ पे इतनी देर बात नहीं होंगी, और टीचर पास ही खड़ी रहती है। तो इस वजह से मम्मी हम ज़्यादा लंबा बात नहीं कर सकते। बच्ची ने कहा मम्मी आपने खाना पीना खा लिया? मैंने खा लिया। मैंने कहा बच्ची पेपर वेपर कब से होंगे बेटा? मम्मी अभी पेपरों की कोई वो नहीं, मैं ये तो कह रहे थे भाई 26 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसे क्या? मम्मी ना तो कोई टीचर आ रहे हैं, ना कोई अभी पढ़ाई ऐसी वैसी हो रही है। मैंने फिर मेरी बच्चों से यही कहा मैं बेटा पढ़ाई ध्यान से करना, क्योंकि तेरी 10वीं की क्लास है और दीदी की 8वीं की क्लास है, छोटी वाली की। दोनों बहनें मिलके पढ़ना अच्छी तरीके से। मैंने ये सब करके सर 2 बात 3 बात करके 2 मिनट से पहले ही फ़ोन काट दिया। तो जैसे कि हम बात करें, दोनों बहनें थी, ये एक ही रूम में थी या अलग अलग रूम में? ये एक ही रूम में रहती थी सर, रहती एक रूम में थी, पर इनकी क्लास रूम अलग अलग थी, पढ़ने की क्लास अलग थी। तो जैसे कि शाम को खाना पीना खा के एक रूम में जैसे कि सोते थे। हाँ जी। तो जैसे कि आपकी छोटी वाली बच्ची से आपकी बातचीत हुई हो, वो क्या कह रही है इस मामले में? जी मेरी छोटी वाली बच्ची तो यही कह रही है कि 2 तारीख की सुबह से दीदी अच्छी तरीके थी, हंसमुख थी, एग्ज़ाम पेपर भी बनवाए हैं। वहाँ के टीचर भी कह रहे हैं कि जयेंद्र कुमार का भी कहना यही है कि भाई सुबह सुबह सबने टीचरों के साथ मिलके एग्ज़ाम पेपर बनवाए हैं। आपकी गुड़िया ने हंसमुख थी, शाम को खेल कूद रही थी, हवन भी करवाया है, और शाम को खाना भी खाया। खाने के टाइम पे छोटी वाली गुड़िया के बड़ी वाली गुड़िया से कहा कि चल पुष्पा हम नीचे चल के खाना खा के आएंगे। तो छोटी वाली ने कहा कि नहीं दीदी आप खाओ, मैं ऊपर ही मेरी फ्रेंड लेके आ जाएगी, मैं तो ऊपर ही खा लूँगी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नीचे नहीं जा पाऊँगी। तो वो जाके नीचे खा के आई और छोटी वाली गुड़िया का ऊपर ही आ गया था जी। इसने ऊपर ही खाया है। छोटी वाली गुड़िया ने खा कर अपने वहीं पढ़ने लगी। बड़ी वाली गुड़िया जैसे खा के ऊपर खाना आई है तो उसने अपने लॉकर से कपड़े निकाले हैं, साबुन तेल कोलगेट ब्रश निकाल के, सुबह ये 4 बजे नहाते हैं, उसने अपने बेड पे रख दिया है। बेड पे जैसे 2 तख्त हैं, दोनों बच्चों के अलग अलग है, दोनों ने टच कर रखे, क्योंकि बड़ी वाली गुड़िया मेरी डरती थी, अंधेरे से भी डर लगता था उसको। तो उसने जैसे बेड पे रखे तो छोटी वाली गुड़िया ने कहा कि दीदी इनको साइड में रख दो, चलो मेरे साइड में है, जैसे मैं सोऊंगी तो इनको मैं साइड में कर दूंगी। उसने वैसे के वैसे रख दिया और उसने एक बुक लेके अपनी और जीने में जाके पढ़ने लगी, क्योंकि जो रहने का स्थान है इनको ऊपर वो तो ऊपर है और जो क्लासरूम है वो नीचे की साइड है, ऐसे बिल्डिंग कर रखी है। तो वो जीने में पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते जैसे छोटी वाली गुड़िया ऊपर बेड पे पढ़ रही थी, इसको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई है। इसने सुबह जब 4 बजे उठे हैं, ये छोटी वाली गुड़िया सुबह 4 बजे हवन के लिए घंटी लगती है इनकी, संध्या के लिए घंटी लगती है सुबह 4 बजे उठी है, तो देखा इसने बेड पे बड़ी वाली गुड़िया नहीं थी नहीं थी। इसने सामान देखा वैसे के वैसे था, तो पता चल गया कि दीदी यहाँ पे आके नहीं सोई। फिर इसने सोचा कि भाई किसी फ्रेंड के पास सो गई होगी, वो सो जाती थी तो भाई सो गई होगी, कोई बात नहीं। ये नीचे गई है संध्या में, वहाँ पर भी नहीं दिखाई दी, सोचा भाई सो रही होगी अगल बगल में। ये वापस जैसे जीने में चढ़ने लगी है, तो जैसे गुरुकुल में सभी लड़कियों की 2-2 3 की बारी होती है साफ़ सफाई की क्लासरूमों में, तो लड़की जैसे क्लासरूम में जाने लगी हैं तो वहाँ पर लड़कियों ने जैसे मेरी गुड़िया को पंखे से लटका हुआ देखा है तो चिल्लाने लगी हैं, सभी चिल्लाने लगी। तो छोटी वाली गुड़िया सोचे भी पिछले दिनों सांप निकल आया था तो अभी भी निकल गया। फिर जैसे उसने नाम लेके चिल्लाना शुरू किया है लड़कियों ने कि सपना दी,
तब लड़की दौड़ के गई है। लड़की दौड़ के गई तो देखा इसकी बहन पंखे से लटकी हुई है। जी। इसने अपनी बहन को हलाया है, पकड़ा है, दी दी करके चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो वहाँ की टीचरें और वहाँ की लड़कियाँ सभी हंस रही है, मेरी बच्ची रो रही है, हर एक मेरी पंखे से लटकी हुई है। और टीचर हंस रहे थे। टीचर हंस रही हैं, वहाँ की बच्चियाँ हंस रही हैं। उसके बाद टीचरों ने जयेंद्र कुमार को फ़ोन किया है। जयेंद्र कुमार आए हैं, 33 में रहते हैं। आने के बाद सर उन्होंने कहा है कि लड़कियों कोई भी पूछे तो ये कहना है कि भाई हमें पता नहीं है और टीचरों ने देखा है ये सब। अच्छा। उन्होंने ये सब कह दिया। कहने के बाद मेरी छोटी वाली गुड़िया को कमरे में बंद कर दिया कि इसके माता पिता ना आए तब तक इसको कमरे से मत निकालना। अच्छा, इनको बंद कर दिया कमरे में? हाँ जी, मेरी छोटी वाली गुड़िया को कमरे में बंद कर दिया। उसके बावजूद सर कमरे में बंद करने के बाद ये गुड़िया कैसे भी करके निकल ही आई जी, क्योंकि कमरे अटैच करके कर रखे हैं, तो ये निकल आई आपस में करके। फिर जो सीमा मैडम है, जयेंद्र कुमार की पत्नी है जी, उसने मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा है। अच्छा। कि तू बाहर कैसे निकल के आई है जब तेरे को अंदर बंद कर दिया था। जयेंद्र कुमार ने 2-3 लड़कियों पे डांट मारी है कि अब की बार ये लड़की निकल गई बाहर तो तुम्हारी खैर नहीं है। मेरी बच्ची को दोबारा से बंद कर दिया कमरे में कि भाई उनकी जो प्लानिंग हो, जो कुछ भी कर रहे हैं तो इसको पता ना चले जी। इस तरीके से मेरी छोटी वाली गुड़िया को बंद कर दिया। और जब हम आए हैं तब मैंने जब मेरी बच्ची से मिली हूँ तब मेरी बच्ची को छोटी वाली बच्ची मेरे से मिली। सर हमारे साथ ये सब हुआ है और हमारी एप्लीकेशन दर्ज हो चुकी है, 302 का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, उस पर 5 धाराएं भी लग चुकी हैं। पर अब तक भी जयेंद्र कुमार और उसकी पत्नी और पूरा गुरुकुल प्रशासन जिसने जिस जगह कांड हुआ था, गुरुकुल भी खुला हुआ है, नहा के जयेंद्र कुमार बंद हुआ है, वो भी आज़ाद घूम रहा है। सर कोई भी पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करे कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जी। अब तक हमारी ऐसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमें उम्मीद है कि जयेंद्र कुमार बंद होगा क्योंकि वो उसके पास पैसे हैं और नोएडा पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। आप भी वहीं पढ़ते थे गुरुकुल में? जी। कितने दिन से पढ़ रहे हो आप वहाँ पर? 1 वर्ष से। और आपकी सिस्टर है वो भी वहीं पढ़ती थी? जी। तो क्या कुछ हुआ था उस दिन? रात को हम दोनों बहनें खाना खाने के लिए नीचे जा रहे थे तो मेरी बहन ने बोला कि तू चल नीचे खाना खाने के लिए चल। तो मैंने कह दिया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं ऊपर ही खा लूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ऊपर खाना खा के और मैं मतलब पढ़ने लग गई थी। फिर मेरी बहन ऊपर आई और बुक लेके जीने में पढ़ने के लिए चल गई थी। और मैं बेड पे पढ़ते पढ़ते सो गई थी। फिर मैंने जो बेड पे सामान वगैरह रखा थे, कपड़े वगैरह मेरी बहन ने रखे थे, वो वहीं पे थे, हटे भी नहीं थे। और फिर सुबह मैंने देखा कि 4:30 बजे हम उठे थे तो हमने देखा कि मेरी बहन पंखे से लटकी हुई थी। तो आप जो सोते थे, सो रहे थे, उसी कमरे में लटकी हुई थी पंखे से? नहीं, क्लासरूम में नीचे। जी। फिर जो वहाँ के बच्चे हैं उन्होंने देखा कि सपना दी लटकी हुई है और पहले तो मैं ऊपर चढ़ गई थी जीने में। तो फिर मैं सोची थी चिल्ला क्यों रही है, तो मैंने सोचा कि पिछले दिनों की सपना दी। फिर मैंने देखा कि मेरी बहन पंखे से लटकी हुई हैं। तो वहाँ की टीचर ने गुरुकुल को गुरुजी को फ़ोन कर दिया, जयेंद्र कुमार आचार्य जी को। फिर वो आए और उनकी पत्नी आई सीमा देवी। फिर उन्होंने मेरे को कमरे में बंद करवा दिया आचार्य जी ने, जयेंद्र कुमार आचार्य जी ने। फिर मेरे को बंद करवा दिया, बोले कि इसके पेरेंट्स आएंगे तभी इसको खोलना है। अच्छा। फिर मैं 1-2 बार निकल के आई। फिर उनकी जो पत्नी है ना सीमा देवी, उन्होंने मेरे को थप्पड़ लगाया कि तू यहाँ से बाहर क्यों निकल रही है बार बार। और लड़कियों को बोलने लग गए आचार्य जी कि तुम्हारी जिम्मेवारी है तो इसको बाहर क्यों निकलने दे रहे हो, अगर ये अब के बार बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसे बोलकर फिर मेरे को दोबारा बंद करवा दिया। अच्छा। तो ये